हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। हमने इसके सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं 2.5 तक। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 2। आज का वीडियो देखने के पहले अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट के तो वो देख लीजिए, क्योंकि तो ही आपको प्रॉब्लम सेट 2 समझ में आएगा। आगे के वीडियोस का लिंक यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आएगा। वो प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज 9 स्टैंडर्ड मैथ्स 1 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। तो आपको ये चार में से यहां पे देखो दिया नहीं है कि एक से ज्यादा इरैशनल नंबर है, विच वन पूछा है, ठीक है। तो एक आध इरैशनल नंबर है इसमें। अभी इसमें क्लियरली देख के ही समझ में आ जाता है कि √5 इरैशनल नंबर है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है। लेकिन अगर सिंपल नहीं दिया होता तो आपको चारों नंबर चेक करने पड़ते, ठीक है। अब सी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सी तो देखो P/Q फॉर्म का है। P एक इंटीजर, Q एक इंटीजर, तो ये तो इरैशनल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना होना। तो ये तो हम लोग चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये वाला हम लोग चेक करेंगे ही नहीं, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड, ये जो √16/25 है, देखो ऐसे, ओके। अब इसमें मैं √16 को क्या लिख सकता हूं? 16 होता है 4 × 4 या 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। एंड 25 क्या होता है? 25 होता है 5 स्क्वायर, बोल सकता हूं ना। 5 5 25 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 4/5 को एक साथ और स्क्वायर ऊपर, ये जो स्क्वायर है दोनों में है तो ब्रैकेट डाल के ऊपर दे दिया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाहर? 4/5। ये कौन से फॉर्म का है? P/Q, मतलब ये रैशनल हो गया ना, P/Q फॉर्म। उसने बोला है कौन इरैशनल है, तो हमने चेक किया कि ये भी बेचारा रैशनल है, तो ये भी नहीं आएगा। हमको आंसर पहले से पता है, लेकिन मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख के सीधा पता था कि √5 इरैशनल है। कितनी मेहनत करी थी √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, याद है? तो इसका आंसर तो हमको पहले से पता है कि बी है। लेकिन अगर कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको हर एक नंबर चेक कर करके देखना पड़ेगा, इसलिए मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। ये डी जो है √196, अभी आपको मैंने बोला था 1 से लेके 20 के स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं। तो √196 सीधा आपको पता होना चाहिए कि 14 होता है, ठीक है। 196 ऐसे लिख सकते हो, 14 स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, बचा 14। अगर आपको नहीं याद है 196 तो 196 को फैक्टराइज कर देने का, ठीक है। 196 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 9 जार 18, 2 8 जार 2 49 जार 7 7 जार 7 1 जार। तो √196 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 × 2 × 7 × 7। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 2, तो दो दो की जोड़ी बनेगी सेम नंबर की, तो ये बाहर आ जाएंगे, दोनों बाहर आके एक बन जाएगा 2, ये दोनों बाहर आके एक बन जाएंगे 7, 2 7 जार 14। तो 196 का ऐसे भी आप 14 निकाल सकते हो। अब 14 जो आया है मुझे, 14 इज नथिंग बट 14/1 ना, तो कौन से टाइप का नंबर हो गया? रैशनल नंबर, क्योंकि P/Q वही फॉर्म का है। तो ये √196 भी रैशनल नंबर है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आया? √5, क्योंकि √5 को इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, इसकी छतरी गायब होगी नहीं, क्योंकि 5 तो एक प्राइम नंबर है, उसको फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, है ना। तो वो ऐसे का ऐसा रहेगा, इसीलिए इसमें सिर्फ एक ये ही इरैशनल नंबर है, ऑप्शन बी। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन ए चेक करके दिया, फिर सी तो हमने क्वेश्चन में ही चेक कर लिया, और यहाँ पे ऑप्शन डी चेक किया। ओके, तो हमने पूरा चेक किया और पता चला कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आया समझ में? एक बार देख लो, ये तो मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो मेथड सिखाया आपको। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। फिर से आपको इरैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ डेसिमल के फॉर्म में दिया है, तो ये तो बहुत ईजी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, अगर डेसिमल में आपको पहचानना है ना कि कौन से टाइप का नंबर है, अगर वो रैशनल होगा तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह जाके खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0.17, 0.17 के आगे कोई नंबर है नहीं ना, इसका मतलब ये रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग हो रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना। या फिर रैशनल में वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, खत्म नहीं होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन
रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग मतलब सेम पैटर्न रिपीट होनी चाहिए। जैसे यहां देख लो 1.513, अब इसके ऊपर बार डाला, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये बार बार ऐसे आएगा ना 1.513 513 513, बार का मतलब बार बार ऐसे समझ लो, तो 513 ये चलता रहेगा जिंदगी भर, तो ये रिकरिंग है। समझ रहे हो, सेम चीज वापस रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन सेम चीज वापस रिपीट हो रही है, तो ये रैशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली यहां पे देख लो, इसमें भी 0.27 ऐसे आएगा ना, 0.27 46 के ऊपर बार है तो 46 बार बार आएगा, 46 46 46 46 जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये नंबर भी रैशनल है। देखो ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है, तो यहाँ पे अगर चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख लो इज टर्मिनेटिंग, फिर अच्छा सिर्फ वही टर्मिनेटिंग वाला है। और ये जो टाइप है वो कौन सा है, बी एंड सी। एंड ये वाला नंबर देखो अभी 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर आगे जाके आएगा 1 4 बार 0, फिर 1 5 बार 0, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, प्लस नॉन रिकरिंग है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे याद रखो NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो नंबर हो जाएगा इरैशनल। तो यहां पे मैं इसके ऊपर बॉक्स बना सकता हूं, बोल सकता हूं भाई डी तो इरैशनल है। क्यों? बिकॉज वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है। तो ये अपने दिमाग में घुसा लो, आप ये याद रखोगे ना इरैशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है, इरैशनल का याद रखने का NTNR, बाकी चीजें रैशनल। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, ये कॉपी कर लो आपके नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट नहीं होना चाहिए लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, सेम पैटर्न वापस आना चाहिए। तो ये सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है कि भाई ये डिवीजन बनाओ, डिवीजन देख के बताओ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है कि नहीं है। ठीक है, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलो यहाँ पे तो 5 16 से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, छोटे टेबल्स है, लेकिन यहाँ पे 25 है, शायद हो भी जाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेथड करना है, लेकिन आपने वो मेथड से किया तो आपको सोल्यूशन कैसा आएगा देखो। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके हर एक नंबर चेक किया, 2 को 5 से डिवाइड किया, डिवीजन देखा तो देखो 0.4 आ रहा है आंसर। उसने क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर 3 डिवाइड बाय 16 भी यहाँ पे किया, ये 0 डाला, क्यों, डेसिमल पॉइंट डाला और 0 बनाया, क्योंकि 3 खाली जाता नहीं है ना 16 में। ये भी डिवीजन 5 पे देखो खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। फिर 3/11 किया तो ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, देखो रिमाइंडर 3 आया, फिर से मैं 0 डालूंगा, 11 2 22 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 8 आएगा, 11 7 77 आएगा। तो ये जो डिवीजन है ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर 137.25 करके देखा तो वो भी डिवीजन देखो 5.48 आंसर आ रहा है, टर्मिनेट, खत्म हो जा रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेट, खत्म हो गया। रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन देखो रिपीट हो रहा है 27 27 27, तो रिकरिंग है। तो कौन सा नंबर, 3 डिवाइड बाय 11, ये वाला नंबर रिकरिंग है। मैं नहीं बोल रहा कि ये मेथड करना है, कुछ नहीं आया तो ये मेथड तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में एक अलग मेथड सीखा था, याद है कौन सा मेथड? 100% भूल गए हैं आप। चलो दिखाता हूं आपको क्या किया था हमने। सेम टाइप का क्वेश्चन था, देखो रैशनल नंबर्स दिए थे, उनको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में आपको क्लासिफाई करना था। तो हम लोगों ने नंबर्स जो भी दिए थे वो सब यहाँ पे लिख लिए। फिर जो भी डिनोमिनेटर दिया है ना, वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने के, फैक्टर्स निकालना आता है ना आपको। लेट्स से अगर मुझे 5 के फैक्टर्स निकालने, तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 के फैक्टर्स 5 इंटू 1 ही आएंगे। वैसे 11 भी प्राइम नंबर है तो 11 इंटू 1 ही आएंगे। 16 का क्या आएगा, 16 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 16 2 8 जार, फिर 2 4 जार, 2 2 जार, फिर 2 1 जार। क्या आया 16 का फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। तो 16 को ऐसे लिख दिया।
ठीक है, फैक्टर्स निकालना आपको आता है। वैसे इसका डिनोमिनेटर है 125, तो 125 का लिख दिया। फिर 6 के फैक्टर्स लिख दिए। डिनोमिनेटर्स के फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ 2 और 5 कितनी भी बार आ सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 2 और 5, एक कोई और नंबर दिख गया तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि भाई तू नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे यहां पे सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग, यहां पे देखो सिर्फ 5 है टर्मिनेटिंग, यहां पे सिर्फ 2 है टर्मिनेटिंग, ओके। बट यहां पे 11 आ गया फैक्टर में, 5 या 2 को छोड़ के कोई एक दूसरा नंबर आ गया तो गए, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अच्छा 1 का कोई इशू नहीं है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 11 आ गया इसलिए सीधा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहां पे देखो 2 है लेकिन साथ में 3 आ गया, चलेगा ही नहीं, सिर्फ 2 और 5 रहेंगे तभी टर्मिनेटिंग होता है रैशनल नंबर। तो बिकॉज 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया। सेम मेथड यूज करके हम लोग अभी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है और बोला है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसमें से कौन से है। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, 2/5, 3/16, 3/11 एंड 137/25, ये 4 ऑप्शंस दिए। अब इधर डिनोमिनेटर 5 है, 5 के फैक्टर्स निकालो। 5 के फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 1, 16 का मैंने अभी आपको निकाल के दिया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। 11 प्राइम नंबर है तो 11 इंटू 1। 25 का क्या आएगा, याद है 25 का क्या आएगा, देखो ना 25 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 5 5 5 1 5 इंटू 5, ओके। ये फैक्टराइजेशन रब कर। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कहाँ कहाँ ऐसे नंबर्स है जहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है। इसमें सिर्फ 5 है, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 5 है। ये एक ही नंबर है जिसमें 2 और 5 छोड़ के भी बाकी नंबर्स है 11। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये एक ही नंबर था जिसमें 2 और 5 छोड़ के बाकी नंबर्स है, इसलिए वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, बाकी सब है सिर्फ टर्मिनेटिंग टाइप। तो आंसर आ गया इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके। आया समझ में, फैक्टर्स चेक करने का, फैक्टर्स चेक करके सीधा पता चल जाएगा कि उसका डेसिमल फॉर्म टाइप कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। देखो रैशनल नंबर है, सारे रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर में 2 ही टाइप होता है, एक टर्मिनेटिंग या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग। तो यहाँ पे एक ही नंबर था जिसमें 2 और 5 को छोड़ के बाकी नंबर्स है, इसलिए वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बाकी सब जगह या तो 5 या तो 2 या दोनों साथ में वो चलेगा, तो वो हो जाते हैं टर्मिनेटिंग। आया समझ में, चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1 में भी किया था। नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, ठीक है, एवरी सिंगल पॉइंट को बोला है कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नंबर लाइन ले लेता हूं यहां पे, तो यहां पे नंबर लाइन ले लिया। अब मुझे बताओ ये सारे नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये -1 0 ये सब तो नेचुरल नंबर्स नहीं है। इसने बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होता है, तो ये तो पक्का नहीं है, तो ये गया। दूसरा है इरैशनल नंबर्स। अब ये 1 2 3 ये सारे नंबर्स तो इरैशनल नहीं है, रैशनल है ना। आप 2 को 2/1 लिख सकते हो ना, 2/1 2 ही होता है, तो रैशनल है, इरैशनल नहीं है। तो सारे नंबर्स इरैशनल भी नहीं है नंबर लाइन पे। तीसरा बोला है रैशनल। अब याद है हम लोगों ने आगे प्रैक्टिस सेट में यही नंबर लाइन पे √2 √3 √5 ये सारे इरैशनल नंबर्स प्लॉट किए थे, नंबर लाइन पे ही थे ना, तो सारे नंबर्स रैशनल भी नहीं हो सकते। लेकिन ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब नंबर्स रियल नंबर्स तो होते ही हैं। रियल नंबर्स का डेफिनेशन ही है, असली नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, जो आप देख सकते हो। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है रियल नंबर्स, ओके, ऑप्शन डी। आया समझ में। 5th क्वेश्चन दिया है,
द नंबर 0.4 और 4 के ऊपर ये डॉट है। इस डॉट का मतलब क्या है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है इन P अपॉन Q फॉर्म। अभी आपको इसको P अपॉन Q फॉर्म में करना है। याद है इसका स्टैंडर्ड मेथड था, आप x लेते थे 0.4, फिर ऊपर डॉट डाल देते थे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। स्टैंडर्ड स्टेप्स थे ना, याद है कौन से? प्रैक्टिस सेट 2.1 में थर्ड क्वेश्चन पूरा यही था, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म। और उसमें देखो 0.6 वाला क्वेश्चन भी कराया था। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें 0.4 है ना, तो सिर्फ जहां पे 6 है वहां पे 4 आ जाएगा। सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, वीडियो पॉज कर दो और यही देख के 0.4 का निकालो। क्वेश्चन 0.4 का बोला है ना, देखो यहाँ पे 0.4 को आपको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। वीडियो पॉज करो, यही मेथड देख के 0.4 का आंसर क्या आता है जल्दी से बताओ। ऐसे आया होगा पूरा मेथड। आंसर आया 4/9, तो ऑप्शन ए है आंसर। आपको नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देखो, एग्जैक्ट सेम मेथड यूज किया है, फिर से मैं नहीं करा रहा। नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का वीडियो आप जाके देख सकते हैं वापस, काफी इजी है। वहां पे मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स आपको ऐसे सॉल्व कराए थे। डन, तो फिफ्थ का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज, छतरी के नीचे एन एक नंबर दिया है, ये पूरा एक नंबर है। व्हाट इज दिस नंबर, ठीक है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 25 है, 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो 25 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही 49 को क्या लिख सकता हूं? 7 स्क्वायर। ऐसे एक नंबर का स्क्वायर लिख दिया ना 49 को, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? कुछ नहीं लिख सकता ना, 5/2 ऐसे कुछ तो है ही नहीं। तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसको भी एक नंबर (2) करके लिख दिया ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वो क्या बोल रहा है, ये छतरी के नीचे नंबर है n, ठीक है। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये छतरी के नीचे n, ये पूरा नंबर क्या बनेगा? अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो छतरी के बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। उसको अगर छतरी के बाहर आना है तो उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि छतरी के अंदर सेम नंबर 2 बार रिपीट होता है तो ही बाहर आ सकता है। अगर रिपीट नहीं हो रहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बाहर आ ही नहीं पाएगा। और अगर बाहर नहीं आ पाएगा मतलब छतरी तो दिखेगा ही दिखेगा। और छतरी वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो छतरी है इसके नीचे जो भी नंबर है वो बाहर नहीं आ पाएगा, बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो छतरी ही रहेगी, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ हो नहीं पाएगा, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, एग्जाम्पल लेके देखना है, देख लो ना। ये √5 लिया मैंने, तो 5 तो इसके बाहर आ ही नहीं सकता। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, बट यही जगह पे अगर मैंने 4 लिया तो 4 आएगा, तो क्या कर सकते हैं? 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये छतरी और स्क्वायर कैंसिल, और बाहर क्या आ गया? 2। तो देखो रैशनल बन गया ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था तो ये रैशनल बन जाता है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो छतरी कभी जाएगी ही नहीं। अगर छतरी जाएगी नहीं तो वो होगा इरैशनल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। कौन सा नहीं है वो पूछा है, नॉट, तो नॉट वर्ड ध्यान रखना। तो सर्ड होने के 3 कंडीशंस थे, याद है कौन से 3 कंडीशंस? अगर ऐसा कोई नंबर है छतरी के नीचे, ये सर्ड कब होता था? जब ये ऑर्डर n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये अंदर a जो है वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो सर्ड होगा, वरना वो सर्ड नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है a√7। a√7 में क्या है देखो, √7 में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ग्रेटर देन 1 है ये नंबर। a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये 7 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये पूरा नंबर एक इरैशनल नंबर है। ये छतरी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगी नहीं, मतलब छतरी तो क्वेश्चन में रहने ही वाली है। अगर छतरी है तो इरैशनल नंबर है, तो ये तो पक्का सर्ड है।
ओके, बिकॉज तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बी चेक करके देखो, बी भी सेम सेम रीजन आएंगे ना। देखो यहाँ पे 17 है, देखो यहाँ पे 3 है, तो n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, n के जगह पे 3 है दिख रहा है। फिर a के जगह पे 17 है, 17 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस। ये पूरा नंबर और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 17 एक प्राइम नंबर है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये छतरी रहेगी। अगर छतरी रहेगी तो ये रैशनल भी है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी अपना एक सर्ड है। ओके, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 64। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको चेक करते हैं। चलो, तो ऑप्शन सी है क्यूब रूट ऑफ 64, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखो, ये अंदर n है, n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, 3 है, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, a मतलब छतरी के नीचे 64 पॉजिटिव है, रैशनल भी है, 64 को 64/1 लिख सकते हैं ना, तो रैशनल हो गया। अब ये पूरा छतरी वाला नंबर इरेशनल होना चाहिए, तो चेक करते हैं 64 को फैक्टराइज करके। यहाँ पे फैक्टराइज नहीं किया क्योंकि प्राइम नंबर था, फैक्टराइज होगा ही नहीं। 64 को फैक्टराइज करो तो आपको मिलेगा 64 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। तो मैं 64 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 बार 2 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर 3 है तो जो भी अंदर है वो 3 की टीम बननी चाहिए, तो ये 3 2 की एक टीम बनी, तो उन तीनों में से तीनों बाहर आएंगे लेकिन बाहर एक ही आ पाएगा। फिर ये मल्टीप्लाइड बाय ये 3 2 की भी एक टीम बनेगी, बिकॉज 3 की टीम बननी चाहिए, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे एक और 2 बाहर आ गया। ये 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको अच्छे से लिख दो यहाँ पे। ओके, अब 2 इंटू 2 अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, 2 इंटू 2 क्या है? 4। देखो इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो छतरी गायब हो गई। अगर छतरी गायब हुई तो ये इरेशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मतलब ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें से आंसर आ गया ऑप्शन सी, ये सर्ड नहीं है, बिकॉज ये पूरा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर रीजन लिखने बोला है टीचर ने तो ऐसा लिख दो, इज नॉट एन इरेशनल नंबर। छतरी गायब हो गई ना, देयरफॉर इज नॉट अ सर्ड। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ओके, आ गया समझ में? 193 भी आप चेक करेंगे तो बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि वो भी एक सर्ड है। नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ये वाला है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन काफी सिंपल है। कैसा दिया हुआ है? एक छतरी ऐसी है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, फिर उसके अंदर दूसरी छतरी है, उसमें 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगर आप इसको इमेजिन करो कि यहाँ पे ये नहीं है, खाली ये दिया हुआ है, तो आप इसको और कौन से फॉर्म में लिख सकते हो? आप ये 3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये 1/3 बन जाएगा ना। तो ये जो अंदर है ना ग्रीन वाला पार्ट, वो तो सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहा। जो ब्लैक 2 है वो भी सेम रहेगा, लेकिन ये पिंक वाला छतरी अगर आपको हटाना है तो 3 को ऊपर भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये सीखा था हमने 8th स्टैंडर्ड में। ये छतरी के इधर लिखो तो 3 आता है, छतरी हटा के लिखो, ऐसा लिख दो तो छतरी का पेनल्टी क्या है? 1/3 हो जाएगा, खाली 3 नहीं लिख सकते। वैसे ही अब ये ग्रीन वाला देखो, ये पिंक वाला ऐसे का ऐसा रहेगा, ये पिंक वाला पार्ट जो है वो ऐसे का ऐसा रहेगा। अब ग्रीन वाला देखो, सिर्फ ग्रीन देखो, ठीक है, ये है ही नहीं, ऐसे सोचो। ये 2 को भी तो मैं ऊपर भेज सकता हूँ, 2 ऊपर चाहिए क्या बन जाएगा?
छतरी गायब हो जाएगी और 1/2 हो जाएगा। तो मैंने 5 ऐसे लिख दिया, छतरी गायब, और ऊपर जाके हो गया 1/2। ये इसको हटाया और ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब जब भी ऐसा होगा इंडाइसेस में क्या होता था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 5 1/2 इंटू 1/3। क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6। अब अगर मैं 2 यहाँ से ऊपर भेजता हूँ तो 1/2 आ जाता है। 1/6 के नीचे लेके आऊँगा तो छतरी में 6 आ जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, छतरी बना दिया, 5 छतरी के अंदर आया और ये 6 जब 1/6 को नीचे लाऊंगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है ऑप्शन सी 6। एक बार देख लो सॉल्यूशन, काफी सिंपल है, बट ये हम लोग ने इस बार किया नहीं है 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में ऐसे काफी क्वेश्चंस किए थे। आया समझ में, यहाँ पे नीचे होगा तो 2, ऊपर चढ़ा दिया तो उसको 1/2 हो जाएगा। छतरी गायब हुई ना तो उसको नीचे आना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन दिया है, विच वन इज द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 प्लस √3। सेम नंबर्स होने चाहिए, ये प्लस के जगह पे माइनस चाहिए। कहां पे है देखो, 2√5 √3 का दो कॉन्जुगेट पॉसिबल है। अगर आपने 2√5 प्लस √3 लिखा और दूसरी जगह उसको लिख सकते हो √3 प्लस 2√5, दोनों सेम नंबर है। ठीक है, खाली प्लस है ना बीच में, तो पहले इसको लिखा, यहाँ पे पहले √3 को लिखा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा ये 2√5 सेम, प्लस के जगह पे माइनस √3। ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, 2√5 माइनस √3 कहीं पे भी नहीं दिख रहा, बट ये नंबर और ये नंबर सेम है। इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा √3 माइनस 2√5। सब कुछ सेम, खाली ये प्लस बन जाएगा माइनस। √3 माइनस 2√5 है कहीं पे, √3 माइनस 2√5, इधर देखो, √3 माइनस 2√5, वही है ना। मैंने बताया था आपको ये भी कि अगर प्लस होगा तो उसके दो कॉन्जुगेट पॉसिबल होते हैं, बिकॉज प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तो ये आया, क्योंकि 2 + 4 भी 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है। ओके, तो उसको 2 + 4 लिखो या उसको 4 + 2 लिखो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज करके जब आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, आप -2√5 को पहले लिख दो, फिर ये √3 का साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो बाद में आ जाएगा प्लस √3। देखो यही नंबर है ना ये, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, इजी है ना काफी। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू के मशीन में जाएगा तो बाहर तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू को नेगेटिव नंबर नहीं पसंद। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, हमको मिलेगा 12 माइनस 13 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये ऐसे क्लोज। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको अगर ये मॉड्यूलस साइन या एब्सोल्यूट साइन देख के डर लग रहा है तो अभी के लिए इमेजिन कीजिए कि ये नहीं है, जिंदगी भर के लिए भूल मत जाना। ठीक है, अब ये है बॉड मास, याद है बॉड मास किया था 7th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले होगा ब्रैकेट, तो देखो ब्रैकेट ये रहा, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, ये जो 12 है ये ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस आएगा, 13 + 7 क्या हो जाएगा, 13 + 7 हो जाएगा 20। ठीक है, तो ब्रैकेट अभी कहीं पे नहीं है तो ब्रैकेट का काम हो गया। ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन नहीं है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, बेचारा 12 ऐसे ही रहेगा, 20 × 4 हो जाएगा 80। अब यहाँ पे 12 - 80 में देखो मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का काम भी खत्म। ए एडिशन है, एडिशन भी नहीं है, खत्म। अब है सब्ट्रैक्शन, 12 - 80 करो, 12 - 80 सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -68। लेकिन मैंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये वाला साइन है ही नहीं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए बोला था, हमेशा के लिए नहीं। अब सब जगह वो साइन डाल दो, क्या आ जाएगा अगर वो साइन डालोगे, देखो यहाँ पे
ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्यों सो गया, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। अब मशीन के अंदर, ये मशीन है एब्सोल्यूट वैल्यू का, उसमें -68 भेजा तो मशीन क्या करेगा? मशीन बोलेगा मुझे माइनस नहीं पसंद। बाहर क्या देगा मशीन? वीडियोस देखिए ना आगे के प्रैक्टिस सेट के, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था एब्सोल्यूट वैल्यू। मशीन बोलेगा मुझे माइनस नहीं पसंद, मैं माइनस खा जाऊंगा लेकिन 68 को जाने दूंगा, तो आंसर आएगा 68। तो यहाँ पे देखो 68 दिख रहा है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी, तो इसका आंसर है 68। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो माइनस खा जाता है, ठीक है। तो आंसर आ गया 68। आया समझ में? नहीं आया समझ में तो प्रैक्टिस सेट 2.4 या 2.5 में मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ही अच्छे से समझाया, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज प्रॉब्लम सेट 2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, 10 के 10 मैंने आपको करा दिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।